दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, जो प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के अकॉर्डिंग जो आज अपनी सीरीज़ रहेगी वो रहने वाली है सीरीज़ नंबर 7। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर.के. फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों, आज की जो इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तरी रहने वाली है उसमें अब 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और उसमें से आप कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सही जवाब दे पाते हैं वो आप अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहिए। और वीडियो को और क्लास को शुरू करने से पहले आप क्लास को शेयर और लाइक ज़रूर कर दें। चलिए दोस्तों, बिना टाइम खराब किए पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं आज के प्रश्न उत्तरी का। प्रश्न नंबर 1 रहेगा दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट प्रश्न, वो रहेगा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों, यहाँ पे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है ये पूछी गई है अपने को यहाँ पे। तो यकृत, अग्नाशय, थायराइड या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों, यहाँ पे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी गई है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी के साथ में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, यहाँ पे ध्यान रखना है अंतःस्रावी ग्रंथि पूछी जाए तो थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि रहेगी, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि वो थायराइड और शरीर की सिर्फ सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो वो यकृत रहने वाली है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों, यहाँ पे इस प्रश्न में पूछा गया है कि मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि है वो कौन सी है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो यकृत, थायराइड, पिट्यूटरी या फिर अग्नाशय। दोस्तों, इससे पहले वाले प्रश्न में अपने ने सबसे बड़ी देखी थी वो यकृत ग्रंथि थी, लेकिन इसमें सबसे छोटी पूछी गई है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों, यहाँ पे जो ग्रंथि या जो टॉपिक है तो उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, वो एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। एंडोक्राइनोलॉजी ये अंतःस्रावी तंत्र होता है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 2 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे सबसे छोटी ग्रंथि वो पिट्यूटरी या फिर पीयूष ग्रंथि, जिसे अपन यहाँ पे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, ये मस्तिष्क में होती है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। कहाँ पाई जाती है तो मस्तिष्क में पाई जाती है। इसी के साथ यकृत ग्रंथि होती है वो आमाशय के आसपास पाई जाती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी, जिसे अपन मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और क्लास अगर पसंद आती है तो ज़रूर आप शेयर करते रहे। लाइक की संख्या भी बहुत कम है, तो दोस्तों यहाँ पे लाइक की संख्या भी आप बढ़ाते रहे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3 रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 देखे दोस्तों, इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है। दोस्तों, यहाँ पे इंसुलिन नामक हार्मोन है, इसका स्राव है वो कौन सी ग्रंथि यहाँ पे करती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ। तो इंसुलिन हार्मोन शरीर में ग्लूकोज की मात्रा, ध्यान रखना है, ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। जो ग्लूकोज की मात्रा होती है शरीर में उसको कंट्रोल करने का काम इंसुलिन करता है। और अगर शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे इंसुलिन की मात्रा कम हो गई है शरीर में। इसके कारण ग्लूकोज की मात्रा शरीर में नियंत्रित करने का या कंट्रोल करने का काम कौन सी ग्रंथि करती है, जिसके द्वारा जो हार्मोन निकलता है वो इंसुलिन हार्मोन होता है। तो प्रश्न नंबर 3 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा ये इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और अग्नाशय ग्रंथि की भी बीटा कोशिकाओं के द्वारा, ध्यान रखना है, बीटा कोशिकाओं के द्वारा ये हार्मोन निकलता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4 रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 देखिए, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड पूछा गया है, वो किसे कहते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों, इसी के साथ में मैं आपको बताऊं कि मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं। तो मास्टर ग्लैंड अपन यहाँ पे पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, ध्यान रखना है, पिट्यूटरी ग्रंथि को अपन यहाँ पे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मास्टर ऑफ मास्टर पूछी गई है वो कौन सी ग्रंथि होती है, यानी शरीर की सभी ग्रंथियों पर नियंत्रित करने का काम कौन सी करती है, तो वो पिट्यूटरी करती है। लेकिन इसके ऊपर भी एक ग्रंथि और होती है जो सभी ग्रंथियों के ऊपर नियंत्रण रखती है, उसे अपन मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 4 का हाइपोथैलेमस को अपन मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों।
पर्सन नंबर 5 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और क्लास को आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहे। पर्सन नंबर 5 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। दोस्तों यहाँ पे मधुमेह रोग है वो किस हार्मोन की कमी से होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। हार्मोन की अगर शरीर में कमी हो जाए तो वो मधुमेह या डायबिटीज़ नामक बीमारी पैदा हो जाती है शरीर में, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे मधुमेह जिसे अपन डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं तो ये कौन से हार्मोन की कमी के कारण, ध्यान रखना है, कमी के कारण होता है। तो पर्सन नंबर 5 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, इंसुलिन हार्मोन की अगर शरीर में कमी हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि शरीर में डायबिटीज या मधुमेह रोग हो जाता है, जिसके कारण चोट लगने पर थक्का नहीं जमता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। ब्लड का थक्का क्लॉटिंग नहीं होती है, जिसके कारण ब्लड कंटिन्यू बाहर शरीर से बाहर निकलता रहता है। चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट और अगला पर्सन नंबर 6 रहेगा। पर्सन नंबर 6 देखिए दोस्तों, और लगभग मंडे से अपन यहाँ पे थ्योरी की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। पर्सन नंबर 6 रहेगा, शरीर का तापक्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है। दोस्तों यहाँ पे शरीर यानी बॉडी का टेम्परेचर है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो एड्रीनलिन, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस या फिर इंसुलिन, कौन सी यहाँ पे ग्रंथि है जो शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का कार्य करती है। पर्सन नंबर 6 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा दोस्तों यहाँ पे, शरीर का तापक्रम किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो पर्सन नंबर 6 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हाइपोथैलेमस, जिसे अपन मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पे कंट्रोल करती है शरीर के टेम्परेचर को। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे अगर शरीर में देखें तो रक्त भी शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करने का काम करता है, ब्लड भी। इसी के साथ साथ जो स्किन होती है, त्वचा होती है, वो भी शरीर के टेम्परेचर को, लेकिन अगर ग्रंथि से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो हाइपोथैलेमस मास्टर ग्लैंड जिसे अपन उस शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट और अगला पर्सन नंबर 7 देखें दोस्तों। पर्सन नंबर 7 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों यहाँ पे, रक्त के यानी ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वो किसके द्वारा कंट्रोल या नियंत्रित की जाती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा किसके द्वारा कंट्रोल होती है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे पर्सन नंबर 7 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा होती है वो इंसुलिन के कारण नियंत्रित होती है, ध्यान रखना है। अगर शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है, ध्यान रखना है, शरीर में अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है तो रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा या शर्करा या शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो शरीर में कमी किसकी होती है, तो इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है तो रक्त में शर्करा या ग्लूकोज की मात्रा वो बढ़ जाती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला पर्सन नंबर 8 देखिए दोस्तों, और क्लास को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे, लाइक भी आप करते रहे, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा विजिट भी करते रहे इसको। पर्सन नंबर 8 रहेगा दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। दोस्तों यहाँ पे अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रीनलिन ग्रंथि के नाम से अपन इसे जानते हैं, तो अधिवृक्क ग्रंथि होती है वो शरीर में कहाँ स्थित हुई है, ये अपने को पूछा गया है। दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि जिसे अपन एड्रीनलिन के नाम से जानते हैं, एड्रीनलिन, तो वो ग्रंथि यहाँ पे शरीर में कहाँ स्थित होती है, अपने को यहाँ पे बताना है। तो गर्दन में, सिर में, पैर में, या वृक्क या किडनी के ऊपर, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चले दोस्तों यहाँ पे पर्सन नंबर 8 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे वृक्क यानी किडनी के ऊपर जो ग्रंथि होती है उसे अपन अधिवृक्क या एड्रीनलिन ग्रंथि के नाम से जानते हैं, जो दोनों तरफ दोस्तों यहाँ पे किडनी के ऊपर होती है, जिस इसलिए इसे किडनी हेड के नाम से भी जानते हैं। जो किडनी होती है, दोनों किडनी होती है दोस्तों ये, तो किडनियों के ऊपर जो ग्रंथि होती है ये वाली दोनों तरफ टोपी के आकार में, तो इसे अपन यहाँ पे एड्रीनल या अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट और अगला पर्सन नंबर 9 देखे दोस्तों। पर्सन नंबर 9 और क्लास को भी आप शेयर करते रहे, लाइक भी करते रहे दोस्तों। आपका शेयर और लाइक मोटिवेशन हमें देता है ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको, अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाए सके। तो आप क्लास में को लाइक और शेयर करने में कमी ना रखें दोस्तों। पर्सन नंबर 9 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, कि उम्र के साथ घटने वाली ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उसी के साथ ये ग्रंथि घटने वाली या छोटी हो जाती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। कौन सी ग्रंथि है जो उम्र जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसी के साथ में ये ग्रंथि घटती है या छोटी हो जाती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है।
इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे थाइमस ग्रंथि होती है वो उम्र के साथ यहाँ पे घटती है, छोटी हो जाती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो चेस्ट में जो स्टर्नम हड्डी होती है दोस्तों, इसमें हर टिप से ऊपर ये ग्रंथि यहाँ पे पाई जाती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10। और क्लास पसंद आती है तो जरूर आप क्लास को शेयर भी करते रहे दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शरीर में निम्न में से किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पे कौन सा इनमें से है जिसे अपन रासायनिक दूध कहते हैं? केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो रासायनिक दूध होते हैं वो किसे कहा जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो एंजाइम, हार्मोन्स, ग्लूकोज या फ्रैक्टोज। प्रश्न नंबर यहाँ पे 10 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है हार्मोन्स होते हैं शरीर में के अंदर, वो शरीर में रासायनिक दूध के रूप में कार्य करते हैं, यानी वो रक्त के माध्यम से, ध्यान रखना है, ब्लड के माध्यम से वो पूरे शरीर में यहाँ पे संदेश ले जाते हैं, वापस लाते हैं। किसी क्रिया को संपन्न करवाने का कार्य भी वही करते हैं। तो शरीर में जितनी भी ग्रंथियों से जो हार्मोन निकलते हैं वो सभी हार्मोन रासायनिक दूध के नाम से कहलाते हैं बॉडी के अंदर, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11 रहेगा दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 11 देखिए। प्रश्न नंबर 11 रहेगा हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस करने वाला वैज्ञानिक कौन था? दोस्तों यहाँ पे हार्मोन शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक कौन था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। कौन से वैज्ञानिक के द्वारा हार्मोन शब्द का उपयोग किया गया? तो बर्टन, विलियम वुंट, स्टार्लिंग और या फ्राइड। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर इंपॉर्टेंट 11 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे हार्मोन शब्द है, इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो स्टार्लिंग ने किया था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्टार्लिंग। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 12 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कौन सी ग्रंथि का हार्मोन शरीर के समस्त भागों में वृद्धि को प्रभावित करता है? दोस्तों ऐसे शरीर में कौन सी ग्रंथि है जिसके द्वारा जो हार्मोन निकलता है वो शरीर के सभी भागों में वृद्धि यानी ग्रोथ को प्रभावित करता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। शरीर की कौन सी ग्रंथि है जो वृद्धि ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे वृद्धि हार्मोन को निकालती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और अगर वो हार्मोन ना निकलते तो शरीर में ग्रोथ, ध्यान रखना है, ग्रोथ फैक्टर यहाँ पे प्रभावित होता है, वृद्धि प्रभावित होती है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 12 में आपको पीयूष ग्रंथि, एड्रेनलिन या श्वेत ग्रंथि, उपरोक्त सभी इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन शरीर की वृद्धि को प्रभावित करता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों। क्लास को भी आप शेयर करते रहे और दोस्तों यहाँ पे जितने लोग देख रहे हैं उसमें लाइक की संख्या भी आप बढ़ाते रहे। लाइक भी देखने वालों की अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत ही कम लाइक रहते हैं। प्रश्न नंबर 13 रहेगा दोस्तों थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन थायरोक्सिन है। दोस्तों यहाँ पे थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन है वो थायरोक्सिन है, लेकिन ये क्या है ये अपने को यहाँ पे पूछा गया है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो वो थायरोक्सिन निकलता है दोस्तों, लेकिन ये थायरोक्सिन हार्मोन है वो क्या है ये अपने को यहाँ पे बताना है क्या है। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी थायराइड ग्रंथि होती है वो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, मैंने आपको बताया है अंतःस्रावी वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो थायराइड ग्रंथि होती है। जो कहाँ पाई जाती है? जो सिर होता है इसमें जो गर्दन होती है वो गर्दन में यहाँ पे गले के आसपास ये पाई जाती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन थायरोक्सिन होता है वो यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसका फिनोल कहलाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फिनोल। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों। और इंपॉर्टेंट प्रश्न 30 प्रश्नों से आप कितना स्कोर अचीव कर पाते हो वो अपना स्कोर भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहें, ताकि आपका पता रहे कि कितना स्कोर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाने में यहाँ पे सक्सेस होते हैं। प्रश्न नंबर 14 रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्रेटिनिज्म रोग किसके कारण होता है? दोस्तों यहाँ पे क्रेटिनिज्म रोग है वो किसके कारण होता है ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे क्रेटिनिज्म जिसे अपन जड़ता के नाम से जानते हैं, जड़ता यानी इसमें मंद बुद्धि के लगभग लक्षण पैदा हो जाते हैं शरीर में। तो क्रेटिनिज्म रोग है वो किसके कारण होता है? इसी के साथ में वृद्धि भी इसमें बढ़ती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो क्रेटिनिज्म रोग किसके कारण होता है? थायराइड ग्रंथि के अधिक सक्रिय हो जाने से, पीयूष ग्रंथि के अधिक, थायराइड ग्रंथि की कम सक्रियता से, या फिर अग्नाशय ग्रंथि की अधिक सक्रियता से। प्रश्न नंबर 14 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो थायराइड ग्रंथि है
उसकी कम सक्रियता, यानी ये थायराइड ग्रंथि अगर कार्य करना कम कर दे, थोड़ा धीमा कर दे, तो इसके कारण शरीर में क्रेटिनिज्म यानी जड़ता या मंद बुद्धिता की स्थिति पैदा हो जाती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखें दोस्तों, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों यहाँ पे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, ध्यान रखना है, दूसरी पूछी गई है, वो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न अपने देखा था कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो वो अपन ने यहाँ पे देख लिया था, यकृत या लीवर होती है, वो शरीर की सबसे बड़ी यहाँ पे ग्रंथि होती है। लेकिन यहाँ पे दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी गई है, वो कौन सी होती है? तो थायराइड, थाइमस, अग्नाशय या फिर पीयूष ग्रंथि। प्रश्न नंबर 15 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे अग्नाशय या पैनक्रियाज के नाम से अपन जानते हैं, वो यहाँ पे अग्नाशय ग्रंथि होती है, वो सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड रहने वाली है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 रहेगा यहाँ पे संकटकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पे संकटकालीन या विपत्ति के समय, डर के समय जो हार्मोन निकलता है उसे किसे कहते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे संकटकालीन हार्मोन किसे कहते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। एड्रेनलिन, पिट्यूटरी हार्मोन या फिर पेरेट हार्मोन या फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 16 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन, वो एड्रेनलिन हार्मोन को अपन यहाँ पर संकटकालीन हार्मोन कहते हैं, जिसे अपन करो या मरो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, करो या मरो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, जिसे अपन फाइट एंड फ्लाइट के हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर अपन ने 16 देख लिया है, वो रहने वाला है इसका सही आंसर एड्रेनलिन हार्मोन संकटकालीन हार्मोन कहलाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17 रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 देखिए दोस्तों, कौन से हार्मोन की कमी से बोनापन आता है? दोस्तों यहाँ पे कौन सा हार्मोन है जिसकी अगर शरीर में कमी हो जाती है तो बोनापन या अपन नाटा बोलते हैं वो हो जाता है, शरीर बोना छोटा रह जाता है। ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 17, जिसकी कौन सी ग्रंथि है जिसकी कमी के कारण, दोस्तों अगर शरीर में उस हार्मोन की कमी हो जाती है तो शरीर की लंबाई है वो रुक जाती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो या बोनापन पैदा हो जाता है, वो कौन से हार्मोन की कमी के कारण होता है? प्रश्न नंबर 17 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सोमेटोट्रोफिक हार्मोन की कमी के कारण शरीर में बोनापन या ड्वार्फिज्म, ध्यान रखना है, इसके दूसरा नाम ड्वार्फिज्म के नाम से जानते हैं। ये भी अपने को यहाँ ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे ड्वार्फिज्म या बोनापन आ जाता है, वो सोमेटोट्रोफिक हार्मोन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों, पुरुषों में प्रमुखतः कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है? दोस्तों यहाँ पे पुरुषों में प्रमुखतः, पुरुषों में पूछा गया है, वो कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रमुखतः पूछा गया है, नहीं स्पेशली पुरुषों में होता है, इसका मतलब स्पेशली ये पुरुषों में होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन या फिर एड्रेनलिन हार्मोन, इनमें से कौन सा हार्मोन जो पुरुषों में स्पेशली पुरुषों में ही होता है? तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 18 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, वो पुरुषों में स्पेशली पुरुषों में ही होता है, जिसे अपन सेक्स हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19, और क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहे दोस्तों। यहाँ पे शेयर और लाइक की कमी नहीं होनी चाहिए, ये आपको से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ताकि क्लास को शेयर और लाइक करने से ज़्यादा दोस्तों को और भी फ़ायदा मिलता है। ये अपना और मेरे को यहाँ पे आपके द्वारा लाइक और शेयर करने से यहाँ पे मोटिवेशन भी मिलता है। तो आप ज़रूर यहाँ पे बिना कहे लाइक और शेयर की मात्रा आप बढ़ाते रहे। लाइक और शेयर या आप ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो क्लास में और भी आनंद आता है दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे 19 रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे थायराइड ग्रंथि कौन सी कोशिकाओं से निर्मित होती है? दोस्तों यहाँ पे ग्रंथि कौन सी है, तो वो थायराइड ग्रंथि है, लेकिन वो कौन सी कोशिकाओं से या सेल से निर्मित होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा 19, और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड होती है वो फोलिकुलर सेल्स से निर्मित होती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। फोलिकुलर सेल्स या कोशिकाएं होती है उनसे ये निर्मित होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो रहेगा प्रश्न नंबर 20।
प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों यहाँ पे थायराइड ग्रंथि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे थायराइड ग्रंथि होती है, उसमें कौन सा प्रोटीन कौन सा है वो यहाँ पे अपने को यहाँ पे बताना है, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो कोलाइड, इंसुलिन, एड्रेलिन या फिर एस्ट्रोजन, इनमें से कौन सा प्रोटीन है जो थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 20 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे कोलाइड प्रोटीन है वो थायराइड ग्लैंड के अंदर यहाँ पे पाया जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21, और जल्द ही दोस्तों यहाँ पे अपन मैराथन क्लास भी लगाएंगे धीरे धीरे। इस 100 से 200% भी अपन यहाँ पे एक ही क्लास के अगर कवर करते हैं तो 2000 के लगभग क्वेश्चन यहाँ पे अपन ने एग्जाम तक यहाँ पे कंप्लीट करने हैं, जिससे बाहर लगभग पर्सन यहाँ पे जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो प्रश्न यहाँ पे 21 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है एड्रिनल ग्रंथि का बाहरी भाग क्या कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे एड्रिनल जिसे अपन अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, तो उसका बाहरी भाग होता है वो क्या कहलाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों एड्रिनल ग्लैंड होती है जो यहाँ पे किडनी के ऊपर पाई जाती है, जिसे अपन अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो इसका जो बाहरी भाग होता है वो क्या कहलाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो मेडुला कॉर्टेक्स, इस्थमस या फिर मिक्सडीमा। प्रश्न नंबर 21 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे कॉर्टेक्स इसका बाहरी भाग कहलाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आंतरिक भाग इसे अपन मेडुला के नाम से भी जानते हैं। तो कॉर्टेक्स अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड का बाहरी भाग होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों यहाँ पे पैराथायराइड ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे पैराथायराइड ग्रंथियों की संख्या पूछी गई है, वो कितनी होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। 8, 4, 2 या फिर 1। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये होती कहाँ है। तो ये अपनी मान लो ये अपना सिर है और ये गर्दन का भाग है। तो ये सिर और गर्दन के भाग में यहाँ पे जो ग्रंथि होती है वो यहाँ पे थायराइड ग्रंथि होती है गले में, लेकिन इसी के चारों तरफ जो कोने में होती है वो पैराथायराइड ग्रंथि होती है, जो कि H आकार में होती है। ध्यान रखना है, ए अंग्रेजी के H आकार में होती है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये कहाँ पाई जाती है, ये गले में ही पाई जाती है, लेकिन ये थायराइड ग्रंथि के कोनों पे पाई जाती है। तो ये H आकार में होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो संख्या में ये कितनी होती है दोस्तों, यहाँ पे संख्या में पैराथायराइड 4 होती है, जो तितली के आकार की भी होती है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर अपन ने देख लिया है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों यहाँ पे किसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे ग्रंथि कितने प्रकार की होती है। तो ग्रंथियाँ यहाँ पे मुख्यतः आपको 3 प्रकार की होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं, मिक्स ग्लैंड किसे कहते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। 3 कौन कौन से प्रकार होते हैं, एक अंतःस्रावी होती है, एक बहिःस्रावी होती है और एक मिश्रित ग्रंथि होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अंतःस्रावी, बहिःस्रावी और मिश्रित, इन अपन ने ग्रंथियाँ देख ली थी, लेकिन यहाँ पे मिश्रित ग्रंथि अब कौन सी है ये पूछा गया है, जो अंतःस्रावी भी रहेगी और बहिःस्रावी भी रहेगी, दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 23 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे पैनक्रियाज जिसे अपन अग्नाशय ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, वो यहाँ पे मिक्स ग्लैंड रहने वाली है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों कौन सी ग्रंथि कान में पाई जाती है। दोस्तों इनमें से कौन सी ग्लैंड है जो कान में पाई जाती है, इंपॉर्टेंट रहेगा। सबलिंगुअल, लेक्राइमल, पेरोटिड या फिर सीबेसियस ग्रंथि, इनमें से कौन सी ग्रंथि है। प्रश्न नंबर 24 और सही आंसर रहेगा वो रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे जो कान में एक ग्रंथि पाई जाती है उसे अपन सीबेसियस ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 25 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे अग्नाशय ग्रंथि की लंबाई कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे अग्नाशय ग्रंथि होती है, उसकी लंबाई पूछी गई है, वो कितनी होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि है वो शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दोस्तों मैंने बताया था दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, वो यकृत है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि है, इसकी लंबाई यहाँ पे पूछी गई है, वो कितनी होती है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 25 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 12 से 15 सेंटीमीटर यहाँ पे अग्नाशय ग्रंथि की लंबाई होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। सेंटीमीटर में 12 से 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26,
क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों, थाइमस ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित होती है। दोस्तों यहाँ पे थाइमस ग्रंथि शरीर में कहाँ पर स्थित होती है, मैंने पहले भी बता दिया था थाइमस ग्रंथि, लेकिन शरीर में कहाँ पर स्थित होती है ये अपने को यहाँ पे बताना है। सिर में, गर्दन में, श्वास नली के अग्रभाग, खोपड़ी के पीछे की तरफ। दोस्तों जैसे जैसे शरीर की उम्र बढ़ती है उसी के साथ ये ग्रंथि घटती जाती है, ये अपने को मैंने बता भी दिया था। तो शरीर की थाइमस ग्रंथि होती है वो कहाँ होती है ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 26 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे श्वास नली के अग्रभाग में ये ग्रंथि पाई जाती है। जो कि ये सिर होता है, ये अपनी गर्दन होती है, और यहाँ पे जो नीचे के श्वास नली होती है इसके अग्रभाग में ये ग्रंथि पाई जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 27 रहेगा, पीनियल ग्रंथि शरीर के किस भाग में पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पे पीनियल ग्रंथि है वो शरीर के किस भाग में पाई जाती है ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों थाइमस ग्रंथि शरीर की उम्र बढ़ने के हिसाब से वो घटती है, लेकिन पीनियल ग्रंथि धीरे धीरे दिखना बंद हो जाती है, यानी कठोर हो गए ये दिखना ही बंद हो जाती है शरीर में, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो पीनियल ग्रंथि है शरीर के किस भाग में पाई जाती है ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 27 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क के ऊपरी भाग में पाई जाती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जो खोपड़ी होती है उसके ऊपरी हिस्से में पीनियल ग्रंथि पाई जाती है, ये अपने को यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों यहाँ पे पीनियल ग्रंथि को अपन जैविक घड़ी के नाम से भी जानते हैं। शरीर में जैविक घड़ी होती है, वो जैविक घड़ी का कार्य भी पीनियल ग्लैंड करती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों, पिट्यूटरी हार्मोन की अधिकता से वयस्कों में कौन सा रोग होता है। दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसकी अगर अधिकता हो जाए, शरीर में ज़्यादा हो जाए, तो एडल्ट पुरुष होते हैं, वयस्क होते हैं, उनमें कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो रतौंधी, बेरीबेरी, एक्रोमेगली या फिर स्कर्वी। दोस्तों इससे मैं बता दूं, रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है, बेरीबेरी विटामिन बी की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। तो सही आंसर निकल के आ रहा है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे एक्रोमेगली, यहाँ पे ध्यान रखना है। एक्रोमेगली कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो अगर शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि की हार्मोन अधिक निकल जाए तो वो व्यक्ति बहुत लंबा हो जाता है, ज़्यादा लंबा होता है, उसे अपन एक्रोमेगली के नाम से जानते हैं। उसकी अंगुलियां लंबी हो जाती है, सिर लंबा हो जाता है, तो ये एक्रोमेगली का कार्य होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर वो आज की प्रश्नोत्तरी का सेकंड लास्ट प्रश्न नंबर 29 रहेगा दोस्तों। अगर इंपॉर्टेंट आज की प्रश्नोत्तरी आपको पसंद आई है तो क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जाए और वीडियो को लाइक भी आप ज़रूर करें। प्रश्न नंबर 29 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे लसिका किसका वहन करती है। दोस्तों यहाँ पे लसिका होती है, लिम्फ बोलते हैं अपन इसको, वो किसका वहन करती है शरीर में ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों लसिका जिसे अपन लिम्फ इंग्लिश में लिम्फ के नाम से जानते हैं, तो वो लिम्फ शरीर में किसका वहन करेगी, हार्मोन, प्रोटीन, वसा या फिर ग्लूकोज। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 29 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे लसिका या लिम्फ होती है वो शरीर में वसा का कार्य करती है, वसा को फैट को एक दूसरी जगह यहाँ पे शिफ्ट करने का कार्य करती है, वो लिम्फ करती है। नेक्स्ट और आज की प्रश्नोत्तरी का जो लास्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों वो देखिए प्रश्न नंबर 30, और आप कितना स्कोर अचीव कर पाए हैं वो आप ज़रूर अपना स्कोर भी शेयर करें। प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस ग्रंथि को हाइपोफाइसिस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे कौन सी ग्रंथि है जिसे अपन हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो अग्नाशय ग्रंथि, थायराइड, पीयूष या फिर हाइपोथैलेमस। और क्लास को आप जरूर शेयर और लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर करके जाए दोस्तों यहाँ पे। और 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से आप कितना स्कोर अचीव कर पाए हैं वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी शेयर करें। क्लास कैसी लगी वो आप अपना फीडबैक जरूर यहाँ पे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप ज़रूर मेरे को बताएं कि क्लास आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। प्रश्न नंबर 30 देखे दोस्तों यहाँ पे, और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो ग्रंथि है हाइपोफाइसिस वो कौन सी ग्रंथि का दूसरा नाम है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 30 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पीयूष ग्रंथि को अपन यहाँ पे या मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को अपन यहाँ पे हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों आज अपन ने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एनालिसिस किया और मिलते हैं दोस्तों कल एक इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।